प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जब दुनिया इस बात पे चर्चा कर रही कि जल को लेकर के अगला विश्व युद्ध होने की संभावना पर, तो मोदी जी ने कहा युद्ध नहीं होने देंगे, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उनके जल शक्ति मंत्रालय गठन करने के बाद भारत का पहला राज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना, जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। मैं स्वागत और अभिनंदन योगी आदित्यनाथ जी का भी करता हूं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दिया है। निश्चित रूप से जल सभी क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो भारत नहीं, दुनिया के अंदर अगर देशों की तुलना की जाएगी तो पॉपुलेशन के अनुसार चौथा देश होता। अमेरिका, चाइना और इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील थोड़ा आगे था, अभी पीछे चला गया है। अगर हम जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो हमारा उत्तर प्रदेश अब चौथे स्थान पर दुनिया, भारत को छोड़ दे तो होता। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि जब हम देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में 33 करोड़ पॉपुलेशन भारत की, उत्तर प्रदेश की, भारत की थी। और भारत की पॉपुलेशन को अगर पहली जनगणना 1951 और 52 की हुई तो 36 करोड़ पॉपुलेशन हुई। और उस समय जल की जो उपलब्धता थी उस आधार पर 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध था। लेकिन देखते देखते जब 2001 की जनगणना हुई तो उसी जनगणना के आधार पर आप देखेंगे तो 102 करोड़ पर भारत पहुंच गया। और उस पॉपुलेशन के आधार पर आप जब देखेंगे तो 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्ध रहा। और जब 2011 में जनगणना हुई तो 1 अरब यानी 121 करोड़ पर हम पहुंच गए। और 121 करोड़ के भारत में घटता घटता जलस्तर 1444 पर पहुंच गया। धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है और जलस्तर घट रहा है। संकट कई प्रकार के हुए, उन सब के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और हम लोग उसका नियोजन करते हुए, उसका प्रबंधन करते हुए, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने जल जीवन मिशन की लॉन्चिंग किया, और 25 दिसंबर 2019 को अटल जी के जन्म पर उन्होंने अटल भूजल योजना का लॉन्चिंग किया। और पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं जिन्होंने 8 जून 2019 को एक पत्र लिखा भारत के सभी पंचायत प्रमुखों को कि जल का संचयन, जल का संवर्धन करिए, और उसके लिए खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, और छत का पानी जमीन के नीचे कैसे जाए, यानी जल संबंध हम कैसे करें, इसके लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने नीति बनाई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जल हमेशा से शक्ति रहा है। पारंपरिक अगर आप देखें, आप पुराने वक्त में देखें तो जल यातायात का भी साधन था उस जरिए से, और जल की शक्ति से बिजली सबसे ज़्यादा जल से ही बनती है। लेकिन कानून जो है या कानून व्यवस्था जो है वो 2 मापदंडों पर चलती है। एक, जैसा राम ने भी कहा कि कानून अनुशासन बनाता है, अनुशासन के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। अपराधियों के मन में कानून का खौफ, और उसी कानून से आम आदमी, आम नागरिक खुद को महफूज महसूस करे। ब्रजेश पाठक जी, आपसे मेरा सवाल है। ब्रजेश जी, आजकल पूरा देश और सारे प्रदेश वो यूपी की तरफ ताक लगाए देखे रहते हैं। मार्केट में बहुत से ट्रेंड सेटर्स होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं, कोई फैशन का, कोई किसी चीज़ का। लोग ये देखते हैं आजकल ब्रजेश पाठक जी के आवास पर और कार्यालय में आजकल क्या चर्चा चल रही है। लव जिहाद के मामले में अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर किसी लड़की को धोखा देता है, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप धर्मांतरण कानून ला रहे हैं, आप इस बात का भी कानून ला रहे हैं कि माता पिता को जो त्याग दे, छोड़ दे, उनके साथ गलत काम करे, उनके खिलाफ भी सख्त सजा होनी चाहिए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि यूपी ट्रेंड सेटर बन रहा है ऐसे मामलों में जिन पर या तो अमूमन लोग बात करते नहीं या करना चाहते नहीं, और वहां यूपी एक नई सीख दे रहा है, एक नया कानून बना रहा है। सर, उत्तर प्रदेश राज्य आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लगभग 23 करोड़ लोग रहते हैं, और इस राज्य में सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, व्यवस्थित रहें, यह हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में ये आम बात हो गई थी कि युवक युवतियाँ शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, ये जायज़ है। हमारी सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कुछ नौजवान साथी अपना नाम बदल करके, छद्म नाम से, अपने धर्म को छुपा करके, गुड्डू बबलू टिंकू बन करके शादी करते थे। और शादी के बाद जब महिला को पता चलता था कि वो मुस्लिम समाज से, उसके धर्म के नहीं हैं, फिर उससे कहते थे कि धर्म परिवर्तन करके दोबारा आप शादी करो।
और दोबारा शादी करने के बाद जब उनका मन भर जाता था तो कुछ माह के अंदर, कुछ वर्ष के अंदर उनको सड़क पर छोड़ देते थे। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौती इसलिए होती थी कि जब इस प्रकार की घटनाएं समाज में आती थीं तो विद्वेष की भावना फैलती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, कभी कभी दंगे फसाद की भी नौबतें आती थी, यानी कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती खड़ी होती थी। तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इसके लिए हम कड़ा कानून बनाएंगे। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए विस्तृत अध्ययन किया, सभी प्रदेशों के कानून का अध्ययन किया, हमने दुनिया के अन्य राज्यों में इस प्रकार के जो कानून थे उनका भी अध्ययन किया, और ये पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस प्रकार के जो विवाह हैं, जो छद्म भेषधारी लोग अपना नाम छुपा करके, धर्म बदल करके शादी करते हैं, ये उचित नहीं है। यदि किसी को धर्म बदल करके शादी करनी है तो जिलाधिकारी को 2 माह पूर्व उसे सूचना देनी होगी। सूचना देने के उपरांत यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी शादी हो सकेगी। यदि कोई आपत्ति है तो उसके निस्तारण के बाद जिलाधिकारी महोदय ऐसी शादी के लिए अनुमति दे सकेंगे। तब जबकि आप कहते हैं सर सबका साथ सबका विकास, और आप बता रहे हैं कि ये हर वर्ग के लिए भी बहुत कानून अच्छा है, एक विपक्षी दल आप ही का वो ये घोषणा कर चुका है सरकार में आएगा तो इस कानून को पलट देगा। दरअसल जिस विपक्षी दल की आप बात कर रहे हैं उन लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी है, जनता का भरोसा और विश्वास भी खो दिया है। ये लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं ये जनता के भरोसे और विश्वास की एक परीक्षा की घड़ी होती है और एक कसौटी होती है। जितने भी चुनाव हुए हैं वो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से परास्त हुए हैं, जनता का भरोसा भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके मन में ही यही इच्छा होगी कि ऐसा कानून अच्छा बना है, पॉलिटिकल रीजन से वोट के कारण वो ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है वक्त आने पर उनको इस बात के लिए जनता जरूर दंड देगी कि उन्होंने गलत बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जानती है सच्चाई क्या है, सही क्या है। मैं तो गांव-गांव जाता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मैं गया हूं। वहां की महिलाएं, माताएं, बहनें, गरीब, बुजुर्ग ये कहते हैं कि भैया ये कानून जो योगी जी लाए हैं यह वास्तव में हमें सुकून देने वाला है। आपको इस बात का दर्द महसूस होगा जब एक बेटी बड़ी होती है, 17 साल की, 18 साल की होती है, तो माता पिता के दिमाग में कितना बोझ होता है जब वो घर से निकलती है। और हमारी बेटी को सुरक्षा देना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है, और वो हमने अपने प्रथम दायित्व का निर्वहन किया है। किसी भी स्थिति में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहू के साथ कोई अत्याचार न हो, ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, लेकिन महेंद्र जी, एक सवाल आपके विभाग को लेकर, आप बारिश के पानी को बचाने की बात कर रहे थे, और चूंकि कानून मंत्री बैठे हैं साथ में, तो इसको लेकर भी कानून के जरिए बचाएंगे बारिश के पानी को भी? मैंने कानून बना दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और विधानसभा के अंदर हम लोगों ने भूजल प्रबंधन अधिनियम 2019 को पास किया है, और बहुत अच्छा कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। और मुझको लगता है कि भारत का पहला राज्य है जो इतना अच्छा कानून बनाया है। उसमें हमने कहा कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, वो चाहे थाना हो, चौकी हो, पुलिस हो, सीडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, कोई भी XYZ स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज हो, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, हर किसी कॉलेज को विदाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के उनको किसी भी कीमत पे मान्यता नहीं मिलेगी। अगर मान्यता है तो रिन्यूअल नहीं होगा। इसी तरीके से हमने कहा कि अब किसी का भी नक्शा जो पास होता है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से उनको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हम सब लोगों ने कहा है इंडस्ट्रियल एरिया जितने हैं, औद्योगिक क्षेत्र जितने हैं, उनको सबको भी उसमें अनिवार्य किया गया है। किसानों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए हम लोगों ने छूट प्रदान किया है, लेकिन उसमें भी आग्रह किया है कि अगर आप 1.5 लाख के समरसेबुल लगा सकते हैं तो 30-35 हज़ार का हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। हम लोग इसके लिए जनजागरण भी कर रहे हैं, कानून के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, तेजी के साथ उस कानून का प्रचार प्रसार भी करेंगे और हर किसी को इससे जोड़ेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के जितनी ब्लॉक हमारे डार्क जोन में चले गए हैं, क्रिटिकल में चले गए, सेमी क्रिटिकल में चले गए, उनको हम सेफ जोन में ले आ पाएँ और गिरते हुए जलस्तर को हम रोक सकें। तो हम कानून भी बना रहे हैं, जन जागरण भी कर रहे हैं, लोगों को, जनता को जोड़ रहे हैं, जनशक्ति को जलशक्ति के साथ जोड़ करके हम एक नया आयाम उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं। लेकिन सर, महेंद्र सर, मेरा आपसे एक छोटा सवाल और भी है। हमने देखा जब ग्लोबलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, तो उसका जो खामियाजा सीधा भुगतना पड़ता है वो हमारी वन संपदाओं, जल संपदाओं को भुगतना पड़ता है। हमने देखा फैक्ट्रीज चाहिए, लैंड चाहिए, जंगल उजाड़े जाते हैं। बाद में फैक्ट्रीज से जो बाकी गंदगी निकलती है या जो रेसिड्यू निकलता है उससे नदी नाले हमारे गंदे हो जाते हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण है आपके विभाग के लिए, आपके लिए, कि एक तरफ जब हम
बात कर रहे हैं बिजनेस लीडरशिप की, हम बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कानपुर का एक छोटा उदाहरण देता हूं। कानपुर में हम मेगा लेदर हम एक क्लस्टर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा वहां से पास से निकलती है, गंगा भी साफ बनी रहे, लेदर जो क्लस्टर है, ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी जी का, वो भी बना रहे, एक तारतम्य रहे, एक सामंजस्य रहे। वो कितना चुनौतीपूर्ण है आपके विभाग के लिए? निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं बधाई दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब नमामि गंगे का कार्यक्रम लिया अपने हाथ में, और उसका परिणाम इतना सकारात्मक देखने को मिला है कि आज डीओ आप देखिए, आज आप जाइए और लोगों से बातचीत करिए तो लोग बताएंगे कि हमारी क्या स्थिति है, पानी की शुद्धता कितनी हुई है। हम लोगों ने तय किया कि गंगा के किनारे जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ही पड़ेगा। कोई भी गंदा पानी उसमें नहीं डाल सकता है, और कानून के तहत हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर वो गंगा जी को किसी भी रूप में प्रदूषित करते हैं। गंगा जी में जो हमारे नाले बिजनौर से लेकर के बलिया तक हैं, और अन्य नदियों में भी जितने नाले हैं, उनको सबको हम टैप कर रहे हैं। एसटीपी हम तेजी के साथ बना रहे हैं। 104 एसटीपी इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हमारे जो 45 एसटीपी नमामि गंगे के तहत बनने थे, उसमें से 17 पूर्ण हो गए हैं। बाकी पर काम चल रहा है, तेजी से हम उसको भी पूरा करेंगे। आज की तारीख में लगभग 3298 MLD हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। आगे जो हमारी 2200 MLD बची है, उसको भी हम जल्दी से ट्रीट करेंगे। एसटीपी हमारी तैयार हो रही है, और इस तरीके से हम नालों को भी टैप कर रहे हैं, एसटीपी भी तेजी के साथ बना रहे हैं। और एक बहुत बड़ा काम किया है, अगर आपको याद हो, कि हम लोगों ने जनवरी माह में एक गंगा यात्रा निकाली थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और उसमें हम लोगों ने 24 डिपार्टमेंटों को जोड़ करके कहा कि गंगा के दोनों तट पर हम वृक्षारोपण करेंगे, हम गंगा मैदान बनाएंगे, हम गंगा चबूतरा बनाएंगे, हम गंगा नर्सरी बनाएंगे, हम गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। गो आधारित खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, यानी हर तरीके से गंगा को हम शुद्ध करेंगे। गंगा हमारे लिए जीवनदायिनी है, गंगा हमारे लिए मोक्षदायिनी है, और गंगा को हम आस्था के साथ साथ अर्थ से भी जोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं, सबको शुद्ध करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, और आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, जनता जनार्दन का सहयोग मिलेगा, हम इसमें कामयाब होंगे। मंत्री जी, आप गंगा यात्रा की बात कर रहे हैं जो निकाली बिजनौर से लेके कानपुर तक, उस यात्रा के साथ बतौर रिपोर्टर मैं भी आया। 6 दिन पर अलग अलग पड़ाव थे, हर एक जगह जहाँ जहाँ गंगा आरती हुई उनका साक्षी बना। लोगों में बदलाव तो हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, गंगा की स्वच्छता भी हो रही है। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि देखिए, लॉकडाउन में गंगा साफ हो गई तो क्रेडिट लेने आप लोग आ जाते हैं। देखिए, मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन से पहले हमारा कुंभ हुआ था, और उस कुंभ में दुनिया के 72 देशों के लोग आए थे। उन्होंने आचमन भी किया, स्नान भी किया, और जलपान भी किया, गंगा जल पिया भी। और दुनिया के सारे देशों ने देखा और सराहना किया, गंगा मैया कैसी पवित्र हैं, निर्मल हैं, अविरल हैं। और ये शुद्धता, निर्मलता, अविरलता की चर्चा केवल भारत नहीं, विश्व में हुई। और ये लॉकडाउन से पहले हुआ था, लॉकडाउन तो मार्च में आया। तो हमारा जो कुंभ हुआ, और कुंभ के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उसके पहले कानपुर में बैठक किए, और आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा नाला सीसामऊ नाला, उस नाले का 140 MLD जिसमें प्रतिदिन डिस्चार्ज होता था, उसको बंद करने का काम भी इसी सरकार ने किया। जिन सरकारों ने आरोप लगाने का काम करते हैं, उन्होंने तो गंगा की तरफ कभी देखा ही नहीं। किसी के दाह संस्कार में गए होंगे, लेकिन मेरी माँ का हालत क्या है उसको कभी नहीं देखा। लेकिन पहली बार अगर किसी ने देखा तो मोदी जी ने देखा और योगी जी ने देखा। और हम सब लोग माँ गंगा के लिए कहते हैं, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, ये केवल कहते नहीं हैं, हम हृदय से मानते हैं और अपनी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार और तत्पर हैं, और उसका प्रतिफल भी जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बिठूर के लोग हैं, कानपुर के लोग हैं, वो उसके साक्षी हैं, और हम उसके आसपास उन्नाव भी चले आते हैं आपके पास। सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जब 2014 के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी उद्योगों के लिए कि जो पुराने कानून हैं उनका मकड़जाल ख़त्म हम आकर करेंगे। बहुत सी चीज़ें केंद्र में ख़त्म भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कितनी पुरानी बाधाएं आप हटा चुके हैं, कितनी और पुरानी हटाने जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी 1920, 1939, 1960 इसके आसपास के कानून एग्जिस्ट करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सरकार गठन के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को इस बात का भरोसा दिलाया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, आश्वासन है, उसको हम पूरा करेंगे।
हमने सरकार बनते ही सभी विभागों को पत्र लिखा कि जो कानून निष्प्रयोज हैं उनको हम समाप्त करने जा रहे हैं, कृपया अपना अनापत्ति दीजिए। उस संबंध में लगभग 300 कानूनों का हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला और हर सदन में, जब भी सदन उत्तर प्रदेश विधानसभा का होता है, सत्र में हम 50 से 55 ऐसे कानूनों को समाप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मिर्ज़ापुर खनन नीति थी, वो कभी आज़ादी से पहले बनी थी, और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अधिनियम था। इस तरीके के जो कानून जो अब लागू नहीं है लेकिन कानून का रूप है, हमने लगभग 300 कानूनों को सदन में ले जाकर निरसन विधेयक के माध्यम से हमने समाप्त किया है। और अभी भी परसों हमने समीक्षा किया था, हमने सभी विभागों को पत्र लिखा है कि जो कानून उपयोग में नहीं है यानी निष्प्रयोज हैं, उनके बारे में आप एनओसी दीजिए। हम उन कानूनों को आने वाले सत्र में फिर वापस करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं, संगठन और ज़मीन पर बराबर पकड़ रखते हैं, बड़े ज़मीनी नेता हैं। और यही बात है कि ज़मीन से जुड़ा मुद्दा मैं ज़रूर उठाऊंगा। पाठक साहब, मेरा आपसे एक छोटा सवाल, दो छोटी छोटी खबरें और बड़ी हाल की खबरें हैं और बहुत अहम खबरें हैं, उन्हीं पर मेरा सवाल है। लखनऊ के गुडम्बा में जो मामला हुआ, उसमें पीड़ित खुद आपसे आपके घर मिलने आया, आपने उनको बुलाया, उन्होंने आपसे आके अपनी बात रखी। यहाँ अधिकारियों को ये संदेश गया कि कानून मंत्री के आवास तक एक आम आदमी की पहुंच कितनी सरल है, कोई आदमी अपनी बात वहां जाकर रख सकता है। दूसरा, हाल ही में आप एक अधिवक्ता सम्मान समारोह में पहुंचे और वहां आपने एक बहुत बात पर जो जोर दिया, आपने कहा कि गरीबों को इंसाफ मिले, इस पर हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। दोनों मामले आम आदमी और गरीब से जुड़े हुए हैं। तो आम आदमी आप तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है, लेकिन थाने में उसको थानेदार साफ कैसे वेलकम कर रहा है, और इसके साथ गरीबों को इंसाफ कितनी जल्दी, सरल और सहज है उसके लिए, वो कागजों पर ना होकर जमीन पर दिखे, तो शायद आपकी भी मंशा परवान चढ़े। जैसे इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार गठन काल से ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी यदि अपराध घटित करेगा, पूर्व में उसका इतिहास रहा है, तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ तक जो गुडम्बा वाले विषय की बात है, पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको पता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि अपराधियों के साथ साथ यदि अधिकारी भी कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, उनको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह प्रदेश भर के लोगों को जिनको भी दिक्कत होती है मिलते हैं, और 500-700 लोग प्रतिदिन आते हैं, और 20-25 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से हमारी बात होती है। मौके पर उनकी समस्या का निस्तारण हम लोग करते हैं। हम किसी भी स्थिति में चाहते हैं कि जो गांव गरीब गुरबा पीड़ित व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान आए, और उत्तर प्रदेश में उसे महसूस हो कि सरकार में उसकी भागीदारी है, उसकी हिस्सेदारी है, वो खुश होकर के लखनऊ से वापस जाए। हम आपको सवाल पूछे, एक चीज़ मैं पाठक जी से जरूर पूछना चाहूँगा। हाल में एक नई जिम्मेदारी मिली है पाठक साहब को, बधाई हुआ उसके लिए। यूपी वॉलीबॉल एसोसिएशन के तो अध्यक्ष हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वीएफआई के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी मिली। सर, विपक्ष कहता है कि एक के बाद एक वॉलीबॉल उछाल रहे हैं सर, आप वो पकड़ नहीं पाते हैं, आप नई ले आते हैं, वो पकड़ नहीं पाते हैं, आप फिर एक नई वॉलीबॉल उछाल देते हैं आजकल। दरअसल ये स्पोर्ट्स का मामला है। तो यूनिवर्सिटी के दिनों से ही जब मैं पढ़ता था, तभी से वॉलीबॉल हम लोग खेलते थे, और वॉलीबॉल में रुचि होने के कारण वॉलीबॉल संघ के लोगों ने पहले हमें वहाँ वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर अभी मैं वहाँ प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुआ हूँ। और जब नेशनल बॉडी का सिलेक्शन हुआ तो मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मनोनीत किया गया। तो मेरा मानना है कि नौजवानों को खेलों के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए, और केवल वॉलीबॉल ही नहीं, सभी खेलों में हमें नौजवानों को जोड़ना है और देश को खेलों में भी प्रथम स्थान पर लाना है। लेकिन आसिफ का जो सवाल था वो ये नहीं था। सवाल उनका ये था कि आप मुद्दों को जिनको अंडर हैंड लेना चाहिए उनको भी स्मैश कर देते हैं। दरअसल जो आसिफ जी ने कहा ना, उसको पॉलिटिकल विषय से जोड़ा। पॉलिटिकल विषय ये नहीं कि हमारे पास कोई भी बाल आती है तो हम उसको मानते हैं कि उस पर बाउंड्री के बाहर भेजना है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को हम अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि किसी के मन में पीड़ा है, आंखों में आंसू है, तो हमें नींद नहीं आएगी। और विपक्ष का सवाल है, उसकी चिंता हम इसलिए नहीं करते, ये थके हुए लोग हैं, जनता ने इन्हें नकार दिया है। तरह तरह के आरोप लगाकर वो पुनः सत्ता की कुर्सी चाहते हैं। हमारे लिए कुर्सी विषय नहीं है, हमारे लिए लोगों का दुख विषय है। हम उनके दुख में भागीदार बनकर के, हमारी पूरी सरकार भागीदार बन के उनको वास्तव में मुख्य धारा में लाना चाहती है। विगत कई वर्षों से उनके साथ अत्याचार अनाचार होता रहा है, लगातार होता रहा है, कोई सुनता नहीं था। मंत्रियों के दरवाजे बंद रहते थे, सरकार सुनती नहीं थी। आज वही हालत है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ
सरकार आगे बढ़ रही है और लोगों में इसका भरोसा बढ़ रहा है। महेंद्र जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि किसान आंदोलित हैं, दिल्ली को घेरे बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई संगठन हैं जो रोज़ हुंकार भरते हैं कि हमें देखिए कानून जब तक नहीं हट जाएंगे तब तक, लेकिन आप लोग किसानों के लिए, और ख़ास चूँकि आपके पास मंत्रालय जल शक्ति है, सिंचाई बहुत बड़ी एक चुनौती किसानों के लिए कुछ क्षेत्रों में है। मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा और बुंदेलखंड से जुड़े दो सवाल। पहला तो ये कि बहुत सी नहरें ऐसी हैं जिनमें सिल्ट जमा है, उनमें ऊपर तक पानी जाता नहीं है, और कई जगह तो हमने देखा कि झांसी से खबर आई कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई दिन तक करते रहे क्योंकि उनका चालू नहीं हो रहा है, बारिश होने रही, नहर मिलेगी नहीं तो बुवाई कैसे होगी, ये संकट उनके सामने पैदा हो जाता है। और दूसरा, बुंदेलखंड में जो नल जल योजना है, पीने का पानी है, पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे ट्रेन भेजनी पड़ी टैंकर वाली, कि भाई पानी के टैंकर वाली ट्रेन जाएगी। तो इन दोनों चुनौतियों को किस तरह से आप निपटा रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है, और बुंदेलखंड से संबंधित कहा है और उत्तर प्रदेश से संबंधित कहा और किसान से संबंधित कहा। उत्तर प्रदेश में कुल 1,88,000 हेक्टेयर में खेती होती है, 188 लाख हेक्टेयर में, और 188 लाख हेक्टेयर में जो खेती योग्य भूमि है उसमें से आज की तारीख में हम लोग जो खेती करते हैं वो 1,165 लाख हेक्टेयर में करते हैं, और उसमें से जो सिंचाई योग्य है, सरकारी सिंचाई, हम लोग लगभग 92,000 हेक्टेयर में सिंचाई करते हैं, और बाकी प्राइवेट संसाधनों से सिंचाई की जाती है। 10,000 हमारी नहरें, 72,000 किलोमीटर, 34,401 ट्यूबवेल सरकारी, जिनके माध्यम से पंप नहरें 256, उनके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। और उस सिंचाई में बड़ी बात यह है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक, 24 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक, जब उत्तर प्रदेश बना, और आज पिछले 4 सालों में जितनी परियोजनाओं की पूर्ति की गई, इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि आपने बुंदेलखंड की बात की, बुंदेलखंड जैसी ही स्थिति हमारे सोनभद्र और मिर्जापुर की भी है। बाढ़ सागर परियोजना जो 88 और 89 में प्रारंभ हुई थी, जिसको लोगों ने छोड़ दिया था, कोई सरकार काम नहीं कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको पूरा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को उसको सौंपा। 1,56,000 हेक्टेयर जमीन उससे हम सिंचित कर रहे हैं। स्प्रिंकलर के माध्यम से 42,000 जमीन सिंचित करेंगे। रशिन बांध आपने सुना होगा, रशिन बांध पूरा कर दिया, बंडई पूरा कर दिया, जमवारा पूरा कर दिया, पथरई पूरा कर दिया। 11 ऐसी परियोजनाएं बुंदेलखंड की हैं जिनको हम लोगों ने पूरा किया है। 2,66,000 हेक्टेयर जमीन बुंदेलखंड की सिंचित करने जा रहे हैं, और उस सिंचन के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड हमारा हरा भरा हो जाएगा। चिल्लीमल पंप, अगर आपने सुना होगा, चिल्लीमल हमारा पंप शुरू हो गया। इस तरीके से बुंदेलखंड की एक एक परियोजना को हम पूर्ण कर रहे हैं, और बुंदेलखंड के हर क्षेत्र को हम हरा भरा बना रहे हैं पानी के माध्यम से। अब जहाँ तक आपने नहरों की बात कही है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, अगर बुंदेलखंड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की एक भी नहर अगर कोई बताएगा, रजवाहा और माइनर्स जो हम सफाई करा रहे हैं, एक भी अगर कोई बताएगा तो मैं उसको गारंटी के साथ सफाई भी करूंगा और उसको सम्मानित भी करूंगा। दूसरी बात, एक 1 मिनट, 260 विधायकों ने पत्र लिख करके हमको धन्यवाद किया है कि पहली बार 148 नहरों पर आरती की गई, जैसे गंगा जमुना की आरती की जाती है। 35 साल और 40 साल बाद उन नहरों में पानी पहुंचा। इस तरीके से हमने सफाई किया, टेल तक पानी दिया। आपको मैं कहना चाहूंगा, और जी न्यूज़ के अपने सभी रिपोर्टरों से भी कहना चाहूंगा, वो देख करके बताएं, हर नहर पे आज़ादी से लेकर अभी पहली बार हमने बोर्ड लगवाया है, कितनी लंबी नहर है, कितना जेई कौन है, एई कौन है, उसका पैसा कितना लगा, ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई। 100% नहरों की सफाई का अभियान लिया है। रजवाहा एंड माइनर्स, बुंदेलखंड में पीने के पानी की आपने बात कही, ये जो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, वो ट्रेन जो अभी नेताजी यहाँ से गए हैं, उनके ज़माने की बात थी। 2017 के बाद बुंदेलखंड में लोग ढूंढते रहे कि पानी की समस्या मिल जाए, आज तक कोई पानी की समस्या नहीं मिली। और बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने बुंदेलखंड में हर घर नल योजना को प्रारंभ कर दिया है। 9,000 करोड़ रुपए की और 5,000 करोड़ रुपए की विंध्य क्षेत्र में, और 2022 तक इसको हम लोग
वैसे तो 24 महीने का टाइम है, इसमें 2 साल की योजना है, लेकिन सरफेस वाटर से, ग्राउंड वाटर से नहीं, सरफेस वाटर से शुद्ध पेयजल गांव-गांव, मजरे-मजरे, टोले-टोले, घर-घर पहुंचाने सरफेस की वाटर को व्यवस्था अगर कर आप कन्वर्ट कर देते हैं सर ड्रिंकेबल वाटर में, तो फिर ग्राउंड वाटर की बचत होती है और वो भविष्य के लिए हम उससे बचा सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। जी। सफाई की आपने बात की, मुझे एक हाल की खबर याद आई। आप मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं। जी। अभी 1 हफ्ते की अंदर की खबर है, मंत्री जी आपका खौफ इतना है कि आपका काफिला निकलने वाला था मुरादाबाद से, कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां गंदगी बजबजाती थी और वहां प्रशासन को, नगर निगम को मालूम चला मंत्री जी आ रहे हैं, रातों रात सारे चौक चौराहे साफ हो गए। तो अब लोग मुरादाबाद के ये कहने लगे हैं कि मुरादाबाद तो मंत्री जी बीच बीच में आते ही रहें, बाकी जिलों से भी मांग उठने लगी कि मंत्री जी का अगर यदा कदा काफिला गुजर जाए तो हमारा भी भला हो जाए, संसाधन भी वही है, अधिकारी भी वही है, आप गुजरते सफाई हो जाती है। आपने जनरल सफाई की बात कही, मैंने नहरों की सफाई की बात की। बड़ी बात है कि दोनों में बहुत अंतर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश, अभी आपने देखा होगा जब सर्वे हुआ तो सफाई के मामले में और सभी स्कीमों के मामले में भारत के अंदर नंबर 1 पर जा रहा है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। योगी जी ने जब से कमान संभाली है, मैं ग्राम विकास मंत्री था इसके पहले, जब मैं पहली मीटिंग में भारत सरकार में गया तो मैं 27वें पायदान पर था, और जब 1 साल बाद में गया तो मैं भारत पर नंबर 1 के स्थान पर था। तो उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, और पीने के पानी, नहरों में पानी, सिंचाई का पानी, पानी के संचयन का हर तरीके की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। ब्रजेश पाठक जी, एक सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे आप लोग चुनाव के फेस में जा रहे हैं। जो आपकी मजबूती से काम करने का वक्त था वो आप कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी की एंट्री, उन्होंने दावा कर दिया कि हम लड़ेंगे। ओवैसी आए, उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी लोग थोड़े से परेशान हैं कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। उन सब के बीच एक बड़ा मुद्दा ब्राह्मण पॉलिटिक्स को यहाँ पे बनाया गया। मायावती कह रहे हैं कि हम मूर्ति लगाएंगे परशुराम जी की, समाजवादी पार्टी कह रही है हम उनसे बड़ी लगाएंगे। दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा है और टारगेट बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि ये एंटी ब्राह्मण सरकार है। आप ब्राह्मण भी हैं, मंत्री भी हैं, कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? सर, विपक्ष किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करना चाहता है, वो सबको गुमराह कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और इसकी कसौटी पर भी हम लोग गुजर चुके हैं। अभी जो उपचुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती है। हम 2-4 हज़ार से चुनाव नहीं जीते हैं, हमने 32 हज़ार से हराया है विपक्ष को, और कोई भी उपचुनाव हम 15 हज़ार से नीचे से जीते नहीं हैं। जो विपक्षी दल हैं, इन प्रकार ने, इनसे पूछे जब इनकी सरकारें थीं तो ब्राह्मण समाज का क्या हश्र इन्होंने किया था, आपसे छुपा नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे दूसरे विपक्षी दल हों। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम सब लोग मिलजुल करके हर सुख दुख में उनके शामिल रहते हैं। किसी भी स्थिति में विपक्ष के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने से एकदम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। अब बीएसपी ने कह दिया कि वो जगह जगह जाएंगे, जिले जिले जाएंगे, ब्राह्मणों के साथ सभाएं करेंगे। ऐसा क्यों? कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो जाएंगे। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, केवल चुनाव के कारण, चुनाव के समय ही उनको याद आती है। ये जब सत्ता में वो थे तब उन्होंने क्या किया था, इस पर भी देखना पड़ेगा गंभीरता से, क्योंकि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ये प्रबुद्ध समाज से आता है, और हम लोगों की जो याददाश्त है इतनी हल्की नहीं है। हमारा इतिहास रहा है कि हमारे को एक एक बात याद रहती, और चुनाव में ही हम उनको परिणाम भुगता देते हैं। आने वाली व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, और हम सब लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब इनकी सरकारें थीं तो ब्राह्मणों को क्या हश्र इन्होंने किया, किसी से छुपा नहीं है, चाहे जिसकी सरकार हो। अगर सम्मान मिला है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिला है। मगर पाठक जी, जब कोई बच्चा सियासत सीखता है या जब सियासत में बढ़ रहा होता है आगे, तो काखा में यही बताया जाता है कि बसपा यानी कि दलित प्लस मुस्लिम, सपा यानी यादव प्लस मुस्लिम, और बीजेपी यानी कि शहरी बनिया ब्राह्मण, ये सब सिखाया जाता है। भाग्यनगर में किस्मत आजमाने गए, हैदराबाद है अभी तो, भाग्यनगर की बात चल रही है, भाग्य चमका। यही माना जाए कि आप जब उनके यहाँ सेंध लगा रहे हैं कोर वोटर में, तो फिर वो आपके कोर वोटर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको और यहाँ चुनौती इसलिए पाठक जी आपके पास है, जैसा राम ने देखा कि आप मंत्री भी हैं और आप ब्राह्मण भी हैं, मैं आपको वोट बैंक बचाना है। मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है।
हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, हमें प्राप्त है। लेकिन अगर वर्ग विशेष की बात करेंगे आप, तो इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। आप जीरो से लेकर के, मतलब सबसे छोटे पद से लेकर के उच्च पद तक आप देखेंगे कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। और जहाँ के विपक्षी दल के लोग हैं, पुरानी अखबारों की कटिंग हमारे पास रखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इनके नेताओं ने साफ कहा था कि ब्राह्मणों का काम आपको नहीं करना है, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रखे थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ सर्व समाज को लेकर चलती है, सबका सम्मान करती है, और ब्राह्मणों ने प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जहाँ सम्मान सुरक्षित अपना मानते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। बहुत सी चीज़ें महेंद्र जी परसेप्शन पे काम करते हैं। आप लोगों ने परसेप्शन ऐसा बना दिया विपक्ष का कि ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, हालांकि हमारे लोकतंत्र से वो भी जीत कर आए हैं, सरकारों में आए हैं। तो ये जो परसेप्शन अब बनाया जा रहा है आपकी सरकार को लेकर, चाहे वो एंटी ब्राह्मण वाला परसेप्शन हो या किसान विरोधी वाला परसेप्शन हो, इसको किस तरह से आप लोग दूर करेंगे? देखिए, हम लोगों ने परसेप्शन बनाया नहीं। उनके नेता कहते हैं कि भारत माता को डाइन कहते हैं। अब भारत माता क्या सोचते हैं, ये परसेप्शन हमको नहीं बनाना है। उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है कि भारत माता को डाइन कहना, जिस भारत माता को हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उनको डाइन कहना, ये कितना बड़ा अपराध है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा परसेप्शन बनाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मोदी जी कहते हैं मेरे 3 एजेंडे हैं, विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास। और इसीलिए वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और केवल कहते नहीं, ये मंत्र है। और सबके साथ उन्होंने न्याय किया है। कोई आज ये नहीं कह सकता है, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, हर कोई इस बात को मानता है कि जितनी भी योजनाएं वो सबके लिए है। जो उसका अधिकारी है उसको पूरी तरीके से वो मिल रहा है। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। अगर बिजली आ रही तो सबको मिल रहा है। 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की बात कही गई तो 5 जिले के लिए नहीं कही गई, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कही गई। अगर भर्ती हुई 4 लाख भर्तियां 4 साल से कम समय में, अभी 3 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है 4 साल पूरा होने में, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। और अगर 1,37,253 पुलिस में भर्ती हुई तो कोई नहीं कह सकता कि केवल 5 जिले की भर्ती हुई, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भर्ती हुई। आज अगर लोक सेवा आयोग ने 28,000 भर्ती किया तो एक भी आवाज़ इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं आई, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आई। अगर हमारे 17,000 लोग अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्ती हुई, कोई आवाज़ नहीं आई। 28,000 लोग जो हुआ है। अभी हमारे बेसिक शिक्षा में 69,000 लोग हुए, इसके पहले 56,000 लोग हुए थे। 1,34,000 लोग करीब बेसिक शिक्षा में हो गए, कोई आवाज़ नहीं आई। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहना नहीं है, ये मूल मंत्र है, इस पर चलना भी है। और इसी तरीके से सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी अगर आप जोड़ेंगे तो 35 लाख नौजवानों को नहीं मिला है। मैं एक एक आंकड़े आपको यहाँ पर बैठ करके गिना सकता हूँ। इस तरीके से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरीके से चतुर्दिक विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। तो लोगों का भरोसा जितना भी, आपने ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात कही है, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हों, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, आप वहाँ से चल करके यहाँ तक की यात्रा करिए। सबके नेतृत्व में चलते हुए पूरा उत्तर प्रदेश का हर जाति समुदाय, भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी, वो किसी एक जाति के नेता नहीं है, पूरे राष्ट्र के और पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का गूंज करा रहे हैं। और गौरवान्वित हैं हम लोग कि हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जहाँ कहीं जाते हैं, हर जाति समुदाय का लोग उन पर गर्व करते हैं। आज दुनिया के अंदर WHO ने कहा कोरोना का बेस्ट मैनेजमेंट योगी जी ने किया। अगर कोरोना का बेस्ट मैनेजमेंट किया तो इसका लाभ सबको मिला। नहीं, इसमें वाकई ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश उस देश के तमाम राज्यों में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला प्रदेश है। और एक दिन में 1.5 से पौने 2 लाख टेस्ट तक प्रदेश में हो रहे हैं। और अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं वाकई। और उस पर हमने कोरोना पर बहुत हद तक लगाम भी लगाई है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र सिंह पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप कार्यक्रम को आगे नैन्सी बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी, और आप दोनों का, मेरे सहयोगी आसिफ और राम, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लंच का वक्त है, तो आप लोग प्लीज़ लंच कीजिए और दोबारा से हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो आप लोग लंच के लिए जाइए प्लीज़।